उस सुबह अगर कोई उस साधारण सी औरत को देखता तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। ना कोई वीआईपी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक थकी हुई सी औरत जिसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसी अस्पताल के अंदर एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की नींव हिला देगा। एक डॉक्टर जिसे लगा कि सामने खड़ी औरत बेबस है, उसने जो हरकत की वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और जब सच्चाई सामने आई तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा अस्पताल कांप उठा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शहर राघवपुर का सरकारी अस्पताल, जहां गरीबों के लिए इलाज नहीं, बस इंतजार और बेइज्जती मिलती थी। लंबी लाइनें, टूटे हुए बेंच और हर चेहरे पर दर्द की एक अलग कहानी। कोई अपने बूढ़े बाप को संभाल रहा था तो कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर के दरवाजे को घूर रहा था। लेकिन अंदर से हर बार एक ही जवाब आता, अभी डॉक्टर बिजी हैं। उसी भीड़ में धीरे धीरे कदम रखती हुई एक औरत अंदर आई। सफेद सूती साड़ी, साधारण चप्पल और चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। वो किसी से नजर मिलाए बिना सीधे रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ी। काउंटर पर बैठा कर्मचारी मोबाइल में व्यस्त था। उसने बिना ऊपर देखे ही कहा, लाइन में लगो, पहले से बहुत लोग खड़े हैं। औरत चुप रही। वो लाइन में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने देखा एक अमीर आदमी सीधे अंदर चला गया, बिना लाइन, बिना किसी रोक टोक के। और तभी पीछे खड़ी एक बूढ़ी महिला ने धीमे से कहा, यहां पैसे वालों का इलाज पहले होता है, गरीबों का नंबर कभी नहीं आता। उस औरत ने बस हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वो हर बात को अंदर ही अंदर नोट कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आया। वो डॉक्टर के कमरे के सामने पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। कमरे में डॉक्टर विशाल चौहान कुर्सी पर पीछे झुका बैठा था, हाथ में कॉफी, और सामने दो लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसने औरत की तरफ देखा भी नहीं, बस ऊंची आवाज में बोला, क्या है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। औरत ने शांत आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे काफी देर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे घूरा, और अगले ही पल उसने जो कहा उससे पूरे कमरे का माहौल बदल गया। पहले फीस जमा करो, फिर इलाज की बात करना। औरत ने धीमे से कहा, सरकारी अस्पताल में फीस? डॉक्टर हंस पड़ा, यहां सब चलता है, या तो पैसे दो या बाहर जाओ। कमरे के बाहर खड़े लोग सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और तभी उस औरत ने धीरे से अपना पल्लू संभाला और एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब वो सन्नाटा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। लेकिन अभी डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किस से उलझने की गलती कर दी है। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। डॉक्टर विशाल चौहान अभी भी उसी घमंड में कुर्सी पर बैठा था। उसे लगा ये औरत बाकी लोगों की तरह चुपचाप चली जाएगी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। वो औरत एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब सी सख्ती थी। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या उसे यहां इलाज नहीं मिलेगा? डॉक्टर ने आंखें घुमाई और ताने भरे लहजे में बोला, देखो मैडम, यहां भावनाओं से नहीं, पैसों से काम चलता है। कमरे के कोने में खड़ा कंपाउंडर हंस पड़ा। ऐसे लोग रोज आते हैं मुफ्त इलाज मांगने। बाहर खड़े कुछ मरीज एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। औरत ने चारों तरफ नजर घुमाई। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आंख जैसे कह रही थी, कुछ मत बोलो। लेकिन वो चुप नहीं रही। अगर कोई बच्चा मर जाए तो भी आप पहले पैसे मांगेंगे? इस बार डॉक्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे ही सवाल पसंद नहीं आया। वो अचानक कुर्सी से उठा और तेज आवाज में बोला, बहुत सवाल कर रही हो तुम, यहां नियम हम बनाते हैं। उसने गार्ड को इशारा किया, इसे बाहर निकालो। दो गार्ड तुरंत अंदर आए। उनमें से एक ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ सिर्फ पकड़ नहीं थी, उसमें बदतमीजी साफ महसूस हो रही थी। बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर डर और बढ़ गया। किसी ने मोबाइल उठाया, लेकिन तुरंत नीचे कर लिया। औरत ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसने गहरी सांस ली,
फिर बहुत धीरे लेकिन बेहद साफ आवाज में बोली, हाथ लगाने से पहले सोच लिया होता। गार्ड एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। डॉक्टर हंस पड़ा। डराने की कोशिश मत करो, यहां रोज ऐसे लोग आते हैं। औरत ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी नजरें बिल्कुल स्थिर थीं। डर मैं नहीं रही, डर तुम्हें लगने वाला है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। डॉक्टर ने फिर ताना मारा, क्या कर लोगी तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपने पल्लू की तरफ हाथ ले गई। बाहर खड़े लोगों की सांस जैसे थम गई। कुछ लोग आगे झुककर देखने लगे। कमरे में खड़ा हर इंसान अब उसी पल का इंतजार कर रहा था। और फिर उसने अपने पल्लू के अंदर से एक छोटा सा कार्ड निकाला। वो कार्ड जिसे देखकर अगले ही सेकंड इस पूरे अस्पताल की हवा बदलने वाली थी। लेकिन अभी डॉक्टर विशाल चौहान की हंसी नहीं रुकी थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वो एक आम औरत से बात कर रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कमरे में खड़े हर इंसान की नजर अब उसे कार्ड पर टिक गई थी। वो औरत बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कार्ड को टेबल पर रखा। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उस पल का असर ऐसा था जैसे पूरे कमरे में धमाका हो गया हो। कुछ सेकंड पूरा कमरा बिल्कुल शांत। डॉक्टर विशाल चौहान की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखें कार्ड पर टिक गईं। उसने धीरे से कार्ड उठाया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। कार्ड पर साफ लिखा था, जिला अधिकारी अदिति वर्मा। कमरे में खड़े कंपाउंडर की हंसी गले में ही अटक गई। गार्ड ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। बाहर खड़े लोगों में हलचल मच गई। अरे, ये तो डीएम मैडम है, किसी ने धीरे से कहा। और बस पूरा माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक डर के मारे चुप थे, उनकी आंखों में अब उम्मीद दिखने लगी। डॉक्टर विशाल चौहान अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैडम, मुझे नहीं पता था। अदिति वर्मा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। जब तुम्हें लगा कि मैं एक आम औरत हूं, तब तुम्हें किसी की तकलीफ दिखाई नहीं दी। डॉक्टर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अदिति ने टेबल पर रखी फाइल उठाई, उसके पन्ने पलटे। हर पन्ने में गड़बड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कहीं बिना नाम के बिल, कहीं एडवांस पेमेंट, कहीं दवाइयों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। एक एक पन्ने की तस्वीर लेने लगी। कमरे में खड़े हर व्यक्ति की सांसें तेज हो गईं। अब जो भी होगा सब रिकॉर्ड में जाएगा। उनकी आवाज गूंज गई। डॉक्टर विशाल अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने हाथ जोड़ लिए। मैडम, गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। अदिति ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। ये गलती नहीं है, ये आदत है। कमरे में खड़े लोग एकदम चुप। गरीबों से पैसे लेना, इलाज रोकना, ये सब गलती नहीं, एक सोचा समझा खेल है। डॉक्टर के पास अब कोई जवाब नहीं था। अचानक अदिति ने तेज आवाज में कहा, अभी के अभी पूरा स्टाफ यहां बुलाओ। गार्ड तुरंत भागा। कुछ ही मिनटों में पूरा अस्पताल हरकत में आ गया। नर्सें, कंपाउंडर सब घबराकर एक एक करके कमरे में आने लगे, और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? अदिति कमरे के बीच में खड़ी थी, शांत, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति जैसी, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई थी। असल झटका तो अब लगने वाला था। कमरे के अंदर अब पूरा स्टाफ खड़ा था। हर कोई सिर झुकाए, कोई नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अदिति वर्मा बीच में खड़ी थीं। उनकी नजर एक एक चेहरे पर जा रही थी। ये अस्पताल है या फिर पैसा कमाने की दुकान? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। एक नर्स रोने लगी। मैडम, हम मजबूर थे। अदिति ने तुरंत पूछा, किस बात की मजबूरी? नर्स ने कांपती आवाज में कहा, ऊपर से दबाव आता है। कमरे में खड़ा हर इंसान समझ गया वो ऊपर कौन है। डॉक्टर विशाल ने तुरंत बीच में बोलने की कोशिश की, मैडम, सिस्टम ही ऐसा है। अदिति ने उसकी बात काट दी। सिस्टम अपने आप नहीं बनता, तुम जैसे लोग बनाते हो। कमरे में फिर सन्नाटा। तभी बाहर से एक औरत की रोने की आवाज आई। अदिति ने मुड़कर देखा, वही औरत जिसकी छोटी बेटी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। वो भागते हुए अंदर आई। मैडम, मेरी बच्ची की हालत खराब हो रही है। पूरा स्टाफ चुप, कोई आगे नहीं बढ़ा। अदिति ने तेज आवाज में कहा, कौन देगा इंजेक्शन? कोई जवाब नहीं। उन्होंने खुद ट्रे उठाई, नर्स की तरफ देखा। अब भी पैसे चाहिए?
नर्स के हाथ कांपने लगे। नहीं मैडम। कुछ ही सेकंड में बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया गया। औरत रोते रोते अदिति के पैर पकड़ने लगी। भगवान आपको खुश रखे। अदिति ने तुरंत उसे उठाया। मैं भगवान नहीं हूं, बस अपना काम कर रही हूं। उनकी ये बात सुनकर बाहर खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनकी आवाज सुनने आया है। लेकिन तभी अदिति का फोन बजा। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजर उसी फोन पर टिक गई। उन्होंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। मैडम, आपने आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अदिति चुप रही। डॉक्टर विशाल मेरा आदमी है, थोड़ा संभल कर काम किया कीजिए। कमरे में खड़े कुछ लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। अदिति ने धीरे से पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि यहां सब कुछ ऐसे ही चलता है। अदिति की आंखों में अब ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने एक सेकंड भी सोचे बिना जवाब दिया, अब नहीं चलेगा। और उसी पल उन्होंने फोन काट दिया। कमरे में खड़े हर इंसान को समझ आ गया, ये मामला अब सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहा। ये लड़ाई अब किसी बड़े खेल में बदल चुकी थी। और उस खेल में अब अदिति अकेली खड़ी थी। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अब पीछे हटना सबसे बड़ा गुनाह होगा। फोन कटते ही कमरे में खड़ी हवा भी जैसे भारी हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी को अंदाजा हो गया था, अब मामला सिर्फ एक डॉक्टर तक नहीं रहा। अदिति वर्मा ने बिना समय गंवाए सीधे आदेश दिया, अभी के अभी सीएमओ और पुलिस टीम को यहां बुलाओ। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ आदेश था। डॉक्टर विशाल चौहान के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे से कहा, मैडम, इतना बड़ा मामला मत बनाइए। अदिति ने उसकी तरफ देखा। तुम लोगों ने पहले ही इसे बड़ा बना दिया है। कुछ ही देर में अस्पताल के बाहर सायरन ही आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां, अधिकारियों की गाड़ियां, पूरा माहौल अचानक बदल गया। जो स्टाफ कुछ देर पहले तक हंस रहा था, अब एक एक कदम संभल कर रख रहा था। सीएमओ डॉक्टर प्रमोद सक्सेना घबराए हुए अंदर आए। मैडम, क्या हुआ? अदिति ने बिना कुछ कहे मोबाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। वीडियो, फोटो, सबूत। डॉक्टर प्रमोद के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब, अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, आपके अस्पताल का सच। कमरे में खड़े पुलिस अधिकारी ने तुरंत नोट लेना शुरू किया। पूरा रिकॉर्ड सील करो, किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गार्ड दरवाजे पर खड़े हो गए। डॉक्टर विशाल अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अचानक आगे आया। मैडम, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अदिति ने उसे घूर कर देखा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं थी। डॉक्टर चुप। अब अपनी नौकरी की चिंता हो रही है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अदिति के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कानून सबके लिए बराबर है। उसी समय बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। कैमरे, माइक, हर कोई अंदर की खबर जानना चाहता था। अस्पताल के गेट के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ? डीएम आई हैं। खबर आग की तरह फैलने लगी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। तभी एक पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर आया। मैडम, एक जरूरी बात है। अदिति ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अधिकारी ने धीरे से कहा, डॉक्टर विशाल के कॉल रिकॉर्ड में कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कमरे में खड़े हर इंसान की सांस अटक गई। अदिति ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, सब निकालो, आज कुछ भी छुपेगा नहीं। अब ये मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं था। ये एक ऐसी परत खोलने वाला था जिसके पीछे छुपे लोग शायद खुद को सबसे ताकतवर समझते थे, लेकिन अब उनकी बारी आने वाली थी। कमरे में खामोशी इतनी गहरी हो गई थी कि हर किसी की सांसें तक सुनाई दे रही थी। पुलिस अधिकारी ने धीरे से फाइल खोली। उसमें कॉल रिकॉर्ड की पूरी डिटेल थी। अदिति वर्मा ने फाइल हाथ में ली, एक एक नंबर पर नजर डाली, और अचानक उनकी उंगलियां एक नाम पर रुक गईं। कमरे का माहौल और भारी हो गया। ये नंबर? उन्होंने धीरे से कहा। पुलिस अधिकारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैडम, ये शहर के प्रभावशाली नेता आर्यन मल्होत्रा का है। जैसे ही नाम लिया गया, कमरे में खड़े कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन मल्होत्रा, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अधिकारी भी सोचने लगते थे। डॉक्टर विशाल ने नजरें झुका ली। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। अदिति ने उसकी तरफ देखा। अब बोलो,
किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? डॉक्टर के होंठ कांपने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अदिति ने सख्ती से कहा, यह आखिरी मौका है। डॉक्टर अचानक घुटनों पर बैठ गया। मैडम, मैं मजबूर था, ऊपर से आदेश था। कमरे में खड़े लोग स्तब्ध रह गए। हर महीने पैसे जमा करवाने पड़ते थे, वरना ट्रांसफर, सस्पेंशन, सबका डर दिखाया जाता था। अदिति की आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। और तुमने मान लिया? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। मैं अकेला क्या करता मैडम? अदिति ने तुरंत पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। पूरा बयान रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। डॉक्टर विशाल हर सच उगल रहा था। किस दिन कितना पैसा लिया, किसे दिया, किसके कहने पर लिया। कमरे में खड़े हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब यह खेल बहुत बड़ा हो चुका था। तभी अदिति का फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम साफ दिखाई दे रहा था, आर्यन मल्होत्रा। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर उसी फोन पर टिक गई। कुछ पल के लिए कोई आवाज नहीं। अदिति ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी लेकिन भारी आवाज आई, मैडम, लगता है आप हद पार कर रही हैं। अदिति चुप रही। आपको समझना चाहिए, हर चीज सामने लाना समझदारी नहीं होती। कमरे में खड़े लोग एकदम स्थिर। अदिति ने बेहद शांत आवाज में कहा, जो छुपाया जाए वही सबसे खतरनाक होता है। कुछ पल खामोशी, फिर दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। आपको अंदाजा नहीं है आप किससे टकरा रही हैं। अदिति ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह पता है। और उन्होंने कॉल काट दिया। कमरे में खड़े हर इंसान को अब साफ समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह सीधी टक्कर थी, एक ईमानदार अफसर और उस ताकत के बीच जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी। लेकिन अब खेल खुल चुका था और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। फोन कटते ही कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। हर किसी को अब साफ दिख रहा था, ये लड़ाई अब सीधी टक्कर बन चुकी है। अदिति वर्मा ने बिना समय गवाए आदेश दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करो, आज ही। पुलिस अधिकारी चौंक गया। मैडम, आज? अदिति ने उसकी तरफ देखा। हां, अभी। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही घंटों में डीएम ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। कैमरे, लाइव रिपोर्टिंग, हर चैनल बस एक ही खबर चाहता था, आज क्या खुलासा होने वाला है। उधर शहर के दूसरे कोने में आर्यन मल्होत्रा अपने बंगले में बेचैनी से टहल रहा था। फोन पर फोन, आदेश पर आदेश, मीडिया को रोको, खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस बार कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। समय तय हो चुका था। ठीक 11 बजे अदिति वर्मा प्रेस हॉल में दाखिल हुईं। सफेद साड़ी, सीधा चेहरा और आंखों में वही सख्ती। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर कहा, पिछले कुछ दिनों में मेरे खिलाफ बहुत बातें फैलाई गईं। कैमरे उनकी तरफ झुक गए, लेकिन आज मैं सिर्फ सच दिखाऊंगी। उन्होंने इशारा किया। स्क्रीन ऑन हुई, वीडियो चलना शुरू हुआ। कमरे में बैठे हर पत्रकार की सांस रुक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, डॉक्टर विशाल और सामने बैठा वही आर्यन मल्होत्रा। टेबल पर पैसों से भरा बैग और आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हर महीने हिसाब देना होगा। पूरा हॉल जैसे हिल गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो सीधा सबूत है। अदिति की आवाज फिर गूंजी। ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है। उन्होंने एक और फाइल उठाई। यहां पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है। सरकारी फंड जिसे गरीबों के इलाज के लिए दिया गया था, उसे निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। कमरे में अब सन्नाटा नहीं, हलचल थी। हर कोई समझ चुका था मामला कितना बड़ा है। अदिति ने साफ शब्दों में कहा, आज से आर्यन मल्होत्रा और उससे जुड़ी सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। कैमरों की फ्लैश तेज हो गई। खबर उसी पल बाहर निकल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अदिति को अच्छी तरह पता था, इतने बड़े खुलासे के बाद अब अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला है। और सवाल सिर्फ एक था, क्या सच इतनी आसानी से जीत जाएगा या फिर सिस्टम पलटवार करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही
पूरा शहर जैसे जाग गया। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, ईमानदार अधिकारी ने खोला बड़ा घोटाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग कमेंट कर रहे थे, अब असली बदलाव आएगा। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। शहर के दूसरे कोने में आर्यन मल्होत्रा का बंगला, जहां पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन अब कोई समाधान नहीं था, क्योंकि सबूत बहुत साफ थे। अगली सुबह ठीक 7 बजे पुलिस और जांच एजेंसी की गाड़ियां उसके बंगले के बाहर आकर रुकीं। दरवाजा खुला और अंदर घुसते ही पूरे घर में हलचल मच गई। तलाशी शुरू हुई। अलमारियां, लॉकर, फाइलें, हर जगह से पैसे, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड निकलने लगे। कुछ ही देर में सब कुछ सामने था। आर्यन मल्होत्रा, जो खुद को अजेय समझता था, अब पुलिस के सामने खड़ा था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। ये सब गलतफहमी है। लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। उसे वहीं से हिरासत में ले लिया गया। खबर फैलते ही शहर में एक अलग ही माहौल बन गया। लोगों के चेहरों पर राहत थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। और सबसे बड़ा बदलाव उसी अस्पताल में दिखा, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अब वही अस्पताल साफ सुथरा था, दवाइयां समय पर मिल रही थीं, डॉक्टर मरीजों से सही तरीके से बात कर रहे थे, कोई लाइन में खड़ा होकर बेइज्जती नहीं झेल रहा था। दीवार पर लिखा था, स्वास्थ्य आपका अधिकार है। लेकिन इस बार ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हकीकत बन चुका था। शाम को अदिति वर्मा अपने घर पहुंची। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। उनकी मां पौधों को पानी दे रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज सच में बड़ा काम किया तूने। अदिति ने हल्का सा सिर झुकाया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। कुछ पल की खामोशी, फिर उन्होंने धीरे से कहा, कुर्सी ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। उनकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था, आज सिर्फ एक केस नहीं जीता गया, आज कई लोगों का भरोसा वापस आया है। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिस्टम को बदलना एक दिन का काम नहीं, हर दिन हर जगह खड़ा होना पड़ता है। और सवाल अब भी वही है, जब अगली बार कोई गलत होगा तो क्या कोई फिर ऐसे ही खड़ा होगा, या सब फिर चुप रहेंगे?